अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जिससे लोगों को मसाला बिकता रहता है और हमें प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए कुछ ना कुछ मवाद सामने आ जाता है। आज अगर ख़बरें देखें तो सबसे ज़्यादा ख़बर एक तो इमरान खान की जो मीडिया टॉक है वो डिस्कस हो रही है, जिसके अंदर वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बराह रास्त इल्ज़ाम आयद करते हैं। दूसरी तरफ उस जम्पशन के ऊपर जो ख्याल रही है अभी तक ज़्यादा उसका ऑन ग्राउंड हमारे पास कुछ ऐसी एविडेंस या सब्सटेंशियल चीज़ कम है कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई पीटीआई वालों के साथ रब्ता भी चल रहा है। ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर जो कोर कमांडर के पास गए अफ्तार पार्टी में, जिसमें उनके कैबिनेट के वज़रा भी शामिल थे, उसके बाद उसको ज़्यादा तक़वियत मिली कि ये अपनी पार्टी की लीडरशिप की अप्रूवल के बगैर तो इस मीटिंग में गए नहीं हैं। और वही अली अमीन गंडापुर जिसके ऊपर 9 मई का इल्ज़ाम था, उसी अली अमीन गंडापुर को कोर कमांडर हाउस में अगर दावत पर बुलाया जाए एज चीफ मिनिस्टर केपी, तो उससे ये चीज़ तो नज़र आती है कि दिलों के अंदर गुंजाइश पैदा हो रही है। और आज उसके अंदर एक फर्दर डेवलपमेंट यह है कि 20 ऐसे लोग, और ये वेलकम डेवलपमेंट है, मैं पहले दिन से कहता हूँ कि आपको इस मामले के अंदर फ़राख दिली का मुजाहरा करते हुए जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है, और शदीद नौयत का इल्ज़ाम नहीं है, किसी ने आग जलाई है या गोली चला दी है या कोर कमांडर हाउस के अंदर जाके कोई बम फोड़ दिया या पेट्रोल बम गिरा दिया, उसके अलावा जो बाकी लोग मुजाहरे में शामिल थे, उसके लिए रियासत को माफ़ करो और आगे बढ़ो की पॉलिसी अपनानी चाहिए। आज 20 लोगों को रिहा किया गया, गो के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था लेकिन उसमें अभी कुछ की सज़ाएँ बाकी थी, उनको भी रिहा किया गया। ये वेलकम डेवलपमेंट है। और आर्मी चीफ़ अगर बाकी मज़ीद लोगों को भी माफ़ करके उनको आगे बढ़ने की पॉलिसी अपनाएं तो ये ओवरऑल मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन की फ़िज़ा है उसको ख़त्म करने में बहुत मावनत इस चीज़ को मिलेगी। प्रोग्राम के आगाज़ में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए एक बड़े मरकज़ी उनके रहनुमा वज़ीर भी रहे पीटीआई की हुकूमत में, अली ज़ैदी साहब से बात करेंगे, क्योंकि अली ज़ैदी साहब का नाम इमरान खान की उस मीडिया टॉक के अंदर आया आर्मी चीफ से मुलाकात के हवाले से। अली ज़ैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नदीम भाई, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। अली साहब, जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से आपकी मुलाकात कब हुई? आपकी वजह से कर रहा हूँ ज्वाइन नदीम भाई। बहुत शुक्रिया आपका, मैं शुक्रगुजार हूँ। अली ज़ैदी साहब, जनरल आसिम मुनीर से आपकी मुलाकात कब हुई जिसका इमरान ने हवाला दिया? देखिए, आसिम मुनीर साहब जब PGI थे, हम वजीर थे, तो हमारी तो मुलाकात उस वक्त से हो रही है। उसके बाद मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। राब्ते होते रहते थे, राब्ते के लिए बहुत सारे मीडियम होते हैं। एज DGISI आपने उनसे मुलाकात की, लेकिन आप कह रहे हैं एज आर्मी चीफ आपके उनसे राब्ते होते रहे। ये राब्तों की नौयत क्या थी? राब्ते इन द सेंस के मैसेजिंग यानी कि जो थी वो होती थी, लेकिन अब मैं क्या उसके ऊपर बात करूं कि क्योंकि उससे पहले उस वक्त बाजवा साहब जा चुके हैं, और बाजवा साहब के ऊपर जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था कि शायद इनको स्टैंड लेना चाहिए था, और अमेरिकन प्रेशर में आ गए और वो फिर पोलिटिसाइज भी हो गए थे। तो ये मैसेजिंग थी कि आई गेस जो खान साहब ने कहा है कि जी वो न्यूट्रल रहेंगे। और जब आपने मैसेज उनको ये दिया इमरान खान का, तो उस मैसेज के जवाब में उनका रद्दअमल क्या था? यही था कि जो मुझे जवाब आया वो ये था कि मैं न्यूट्रल रहूंगा। न्यूट्रल रहेंगे। और ये मैसेजिंग किसी सर्विंग ऑफिसर के जरिए थी? बस अब ये सब नदीम कुछ बातें भाई, इससे जितनी खान साहब ने बात की मैं उतनी ही बात करूंगा। उनका ओहदा नहीं पूछूंगा, लेकिन किसी सर्विंग ऑफिसर के जरिए ये पैगाम रिसानी हुई थी? नदीम भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि बस इतना ही रखें बात को। अच्छा, आपकी जमात के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो वो लोग हैं जो कहना चाहिए रियलिस्टिक सियासत की तरफ जिनका रुझान है, वो चाहते हैं कि बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से रहनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क के अंदर एक रियलिटी है। आप भी उसी में शामिल हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होती रहनी चाहिए? देखिए नदीम भाई, मेरी जो एक क्लियर लाइन रही है ना, हमेशा मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि टॉक यू माइट फेल, यू टॉक अगेन, आप फिर फेल हो जाए, आप फिर बात करें, आप फिर फेल हो जाए। बात हमेशा करते ना जब तक कोई रास्ता ना निकले, अदरवाइज मुल्क का नुकसान हो जाता है। या आप किसी में भी चले जाए ना, यानी कि आप किसी दो दोस्तों में हो जाए या किसी भी बिटवीन टू पीपल या टू इंस्टीट्यूशंस, बात हमेशा होनी चाहिए। क्या अभी भी बात हो रही है? अब मुझे पता नहीं नदीम भाई, अब तो मैं आपको पता है घर पे ही होता हूँ, ज्यादा मुझे नहीं पता। क्योंकि इमरान खान की उस मीडिया टॉक के अंदर दो चीज़ें थी। एक तरफ वो बराह रास्त जनरल आसिम का नाम लेके कुछ इल्ज़ाम आयद कर रहे थे, लेकिन साथ ही वो कह रहे थे कि अगर जनरल बाजवा जिसने मेरी हुकूमत गिराई थी मैं उससे मिल सकता हूँ 2 दफ़ा, तो फिर मौजूदा से मिलने से या किसी और से मिलने से क्यों इतराज़ हो सकता है? एक्चुअली उन्होंने बड़ी ब्रॉड टर्म यूज़ की थी कि किसी और से भी मिलने से मुझे क्यों इतराज़ हो सकता है। इसका मतलब है ही इज़ विलिंग टू टॉक, बट इज़ देयर एनी कॉन्टैक्ट एट एनी लेवल? मेरे ख्याल में खान साहब ने हमेशा अपना मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर रखा है, और वो हमेशा से बात करने को हर एक से तैयार थे। मुझे एक मैं आपको छोटा सा वाक़या सुना दूं कि जब
पहला दिन था एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, जो उन्होंने पहले दिन तकरीर करनी थी, तो मैं और फवाद चौधरी ऊपर जो कमरा होता है स्पीकर साहब का ऊपर, वहां पे हमारी मुलाकात हुई थी। नून लीग के दो रहनुमा थे, मेरे ख्याल में तनवीर साहब थे, राना तनवीर, और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई था, और जमात इस्लामी के ये JUI वाले भी थे, सब थे। तो उसमें ये डिस्कस हुआ था प्लान कि हमने लड़ाई वड़ाई नहीं करनी। तो उधर हमने कहा गया कि खान साहब से ये कहिए कि अगर वो आके ये अनाउंस कर दें कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी बना देंगे इलेक्शन को देखने की, और शहबाज शरीफ से हाथ मिला लेंगे, तो हम हंगामा हराई नहीं करेंगे। तो खान साहब ने कहा मुझे इसमें क्या है, हाथ मिला के, अगर वो असेंबली में है और सामने आएंगे मैं उनसे हाथ भी मिला लूंगा और वो कमेटी भी ना। तो बात करने को तो हमेशा तैयार थे। बातचीत तो बिल्कुल होनी चाहिए, हर एक से होनी चाहिए बातचीत। आप बातचीत नहीं करें मतलब व्हाट डू यू डू? अगर आप बात नहीं करें आप जंग कर दें, ऐसे तो नहीं होता ना। बातचीत तो हर वक्त होनी चाहिए, लेकिन उसके एजेंडा तय होता है, और ये कानून अपना रास्ते रहता है, बातचीत अपनी जगह होती है। कुछ लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी PTI में करते हैं, और आपने अपनी ट्वीट के अंदर कहा कि अगर आप बोले तो शायद उनके लिए छुपना मुश्किल हो जाएगा। क्या इशू क्या है इसके अंदर? क्या आपकी जमात के अंदर देखिए, दो ग्रुप हैं, एक लड़ाई चाहता है? मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बताऊं नसीम भाई, उस जमाने में भी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी शिकायतें हुई थी, विदाउट टेकिंग मच नेम्स, और उन शिकायतों को दूर करने के लिए भी मैंने कोशिश की कि अगर वो शिकायतें हैं तो उनको उनमें क्लैरिटी लाई जाए। मैंने हर मुलाकात, कोई भी मुलाकात, मैंने जो लिखा है, मेरी कोई मुलाकात आज तक किसी से, ऐसी एस्टैब्लिशमेंट के किसी बंदे से नहीं हुई जब जो कि खान साहब के इल्म में ना हो, और ऐसी कोई मुलाकात ना हुई हो कि और या उनको ब्रीफ ना किया हो। आई हैव बीन वेरी क्लियर। मुझे एक, अगर मेरे 2 4 5 लोगों से मेरी सलाम अलैक अच्छी हो गई थी बिकॉज ऑफ माई टाइम एज ए मिनिस्टर, और मेरी वजारत जो ऐसी थी कि उसमें मेरा राब्ता रहता था खास तौर पे नेवी से, और बाकी एयरफोर्स में नहीं होती थी क्योंकि रास्ता भी नहीं था। क्या ये बात, अली साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि जो मौजूदा DGI हैं जी जी जनरल नदीम अंजुम, जब ये कोर कमांडर कराची थे तब से आपके इनके साथ भी मुरासम अच्छे हैं? ये बात सही है? आप इनसे भी मुलाकातें करते हैं? मेरी उनसे, जब व्हेन ही वाज कोर कमांडर कराची, नदीम साहब, मैं उस वक्त वजीर था, और हम यहाँ जो एक बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जो आपको पता है CPEC के अंदर गया भी है, जो एक KCC-DZ जो कराची कोस्टल डेवलपमेंट, वो मेरा ही इन्विजन हमारे ज़माने का था। वो पूरा JCC में अप्रूव हुआ और CPEC का प्रोजेक्ट बना। उसमें हमने जब बात करी थी DHA की इन्वॉल्वमेंट क्या होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा कराची आता है DHA में, तो हमारी उस वक्त उनसे मुलाकात हुई, और उसके बाद जब वो बन गए तो मैं वजीर था, तो वजीर होते भी इनसे मुलाकात हुई। जब उससे पहले जनरल फैज थे, मैं वजीर था, उस वक्त भी उनसे मुलाकात हुई। वजारत में तो होती थी, अब मेरी आपकी मुलाकात होती है, आप TV एंकर हैं, तो मैं अगर सियासत में अब नहीं हूँ तो उसके बाद भी कम से कम हमारी बातचीत तो होती रहती है ना। मुलाकात दुश्मनी देखे, जर्नलिस्ट तो किसी से भी मिल सकते हैं ना। जर्नलिस्ट तो उसामा बिन लादेन से भी मिलने पे तैयार होता है, लेकिन मैं आप सियासी लोगों से तो ये नहीं कहूंगा कि सारों से मिले जाके। लेकिन एक आखिरी इसमें क्लैरिटी ले लेना। हाँ। मैं पाकिस्तान का वजीर था, और वो पाकिस्तान के अफसरान हैं, पाकिस्तान की फौज के, तो मैं क्यों, अगर मैं वजीर अब नहीं हूं तो मेरी किसी से मुलाकात नहीं है। कोई, यानी कि अब मेरा पास इमरान खान के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, लास्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं खान साहब के साथ मेरी 25 साल गुजर गए हैं, यानी कि मैं 31 साल की उम्र से और अब 56 साल का हो गया हूँ। मैंने तो उससे पहले कोई पॉलिटिक्स नहीं की, जो सीखा उन्हीं से सीखा, और एक बड़ी ऑ इंस्पायरिंग पर्सनालिटी उनकी है, मेरे लिए नहीं, दुनिया भर मेरे के लिए। और मेरी हम हर एक के लिए राय ये है कि बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला होना चाहिए, और खान साहब भी ये कह रहे हैं, जब तक आप बात नहीं करेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, लोग अपने अपने मौक़िफ़ के लिए, अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए दोनों तरफ से गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खान साहब को जो मिलती थी, मुझे पता होता था, और खान साहब को भी पता होता था कि बात कुछ और है और वो इन्फॉर्मेशन कुछ और आती है, और अक्सर हम बात भी करते थे कि मुझे, और दौर के वहां भी ऐसा होता होगा। ये पैलेस इंट्रीग कहला लें या गेम ऑफ थ्रोन्स कह लें या जो मर्जी आप कह लें, मेरी नजर में एक पार्टी जिसको 80% पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिया है, अच्छा लगे कि बुरा लगे, उससे अगर कोई बात ना करना चाहे, कोई भी इदारा, मेरे ख्याल में वो एक, आई थिंक वी आर गोइंग टू डैमेज द कंट्री।
अली जहरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इस्लाम में बिलाल अजहर कैनी साहब हमारे साथ हैं और लाहौर से बैरिस्टर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ हैं। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। बिलाल साहब, क्या कोई आपस में बातचीत इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई का कोई सिलसिला है, या आप लोगों का रद्दमल क्या है इसके ऊपर होनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मेरा एक ख्याल है जी कि मुल्क के सारे इश्यूज़ पे बशमूल वो इश्यूज़ जो पीटीआई समझती है कि अहम है, उसका फ़ोरम पार्लियामान है। पार्लियामान में उनकी एक हैसियत है, वो एक इनका एक वजूद है, उनका एक अपोजिशन लीडर है। आगे पार्लियामेंट के दीगर मौज़ूआत और दीगर स्टैंडिंग कमेटीज़ बनी हैं। अहम इश्यूज़ के ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बन सकती हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर डिस्कशन हो सकती है। कल सेनेट के चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन के जब इलेक्शन शहबाज शरीफ पिंडी मुलाकात करने जाते थे चोरी छुपे, तो नहीं उस वक्त देखिए फ्लोर तो उस वक्त भी मैं दस्तयाब जी था। देखिए मेरे पास तो इन चीज़ कोई ऐसी मुलाकात का इल्म नहीं है जी। मगर गुजारिश है कि देखिए बात यह है कि ये मैं सबके नॉलेज में है। जी मगर देखिए और वो बात सदा से यह जाते थे, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते थे तब भी हो जाते थे, और पीटीआई के दौर में भी हो जाते रहे। जी देखिए बात यह है कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस तरह उन्होंने ख़ुद आज आपने खान साहब के कोर्ट में बयान बताया, मैंने ये टिकर्स नहीं पड़े हुए थे या जो क्योंकि उन्होंने अपने रिपोर्टर्स ऑफिशियल जी मीडिया हैंडल से भी जारी किया जी, तो पीटीआई। उसमें उन्होंने ये बात की है और ये बात हकीकत है, क्योंकि वो टीवी पे कह चुके हैं कि वही बाजवा साहब जिस पे वो इल्ज़ाम लगाते थे कि उन्हें हुकूमत गिराई है, फिर उन्हीं बाजवा साहब के कहने के ऊपर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें भी डिज़ोल्व की और वो मीटिंगें भी आरिफ अलवी साहब ने ब्रोकर की और किस बुनियाद पर और किस जवाब से प्रेसिडेंट की। हाउस में वो दो जी मुलाकातें। जी 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 तो देखिए बात यह कि पार्लियामान वो फोरम है और यहाँ पे यकीनन दीगर स्टैंडिंग कमेटीज़ में दीगर इदारों के लोग भी आते हैं। मगर बात यह कि अगर संजीदगी से आगे लेके चलना चाहते हैं मामलात को, तो हर इशू डिस्कस होना चाहिए और हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने देखा कि CM-KP भी कुछ मीटिंग्स में आए, वफाक की मीटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर को भी कॉल ऑन की और फिर उसके बाद एक दो एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं। उनमें से एक पे मुझे भी अटेंड करने का मौका मिला स्मगलिंग के हवाले से। तो वहाँ पे एक संजीदा माहौल मैंने देखा। मैंने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सब सूबों की तरफ भी और सूबों की तरफ से अली भी, मीन का रवैया भी अच्छा अली था। मीन साहब का भी देखिए मैं बिल्कुल वहाँ पे कहूँगा कि उन्होंने भी अपने सूबे की नुमाइंदगी की और जो भी उनका मौक़िफ़ था उन्होंने पेश किया। वफाक ने भी उनको पूरा मौक़िफ़ दिया है कि अहम नेशनल इशू के ऊपर, जिसमें आर्म फोर्सेस के भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, दीगर और ब्यूरोक्रेसी के मेंबर्स मौजूद थे, सूबाई रिप्रेजेंटेशन थी, एक अहम इशू के ऊपर एक प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव डिबेट और गुफ्तगू हुई। यही रवैया और अप्रोच हमें पार्लियामान में, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हों, चाहे वो इलेक्टोरल मामलात हों, चाहे वो दहशतगर्दी का मामला हो, चाहे वो मईशत हो, ये हमारे पास दीगर फोरम्स मौजूद हैं पार्लियामान में भी और एग्जीक्यूटिव में भी, जहाँ पे सूबाई हुकूमत वलीद साहब से के पास है। बिस्मिल्लाह। जी वलीद साहब, जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसका किसी लेवल के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त या बिलवास्ता कोई राब्ते का सिलसिला मौजूद है या नहीं? ये मैं तो इसकी कोई तस्दीक नहीं कर सकता कि है या नहीं है। मैं अमूमी बात ज़रूर कर सकता हूँ कि इसमें कोई ऐब नहीं है कि अगर हो, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। और उस हवाले से अभी तक पिछले 2 या 3 दिन पहले भी अगर हम चले जाएं तो पॉलिसी में कोई तब्दीली तो नज़र नहीं आती, मुझे नज़र आती हुई, महसूस हुई कि उसी तरह तो से। वलीद साहब, जो आपके अल्फाज हैं, जी हाँ, आपके अल्फाज के अंदर बेसिकली एक बहुत ही प्रैग्मेटिक कहना चाहिए अप्रोच है कि इसमें कोई मज़ाइका नहीं है, ये होनी कोई चाहिए। मज़ाइका नहीं है, तो बिल्कुल नहीं। अगर ये अप्रोच ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की, इमरान के अपने अल्फाज जो हैं वो भी यही हैं। उन्होंने कहा कि मैं अगर जनरल बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। उन्होंने तो मेरी हुकूमत गिराई थी, मौजूदा वालों ने तो हुकूमत नहीं गिराई। तो ये रास्ता मौजूद है, तो ये रास्ता इस्तेमाल अभी तक क्यों नहीं हुआ? मैं इस पर थोड़ा सा अचंभे का शिकार हूँ कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि रास्ता अपनाएं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें, ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म करें। देखें जी, उसमें से मैंने तो आपको अभी क्योंकि बात मुकम्मल नहीं कर सका था, मैं यही कहना चाह रहा था कि 2-3 दिन पहले तक बड़ी एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल ही आप ले लें कि एक इज्तिमा हुआ इस्लामाबाद में। आप भी होते हैं, मैं भी अक्सर आता जाता हूँ। अभी आप सीधा इस्लामाबाद से आपके लाहौर के स्टूडियो में आ रहा हूँ आपके शो के लिए। ये एक प्रेस क्लब में एक दुआ की हुई तकरीब कि जी क्यों रमज़ान का महीना है कि इमरान खान साहब की रहाई के लिए, उनकी खैरियत के लिए, उसके ऊपर भी FIR होगी हमारे। उसमें MNAs या सेनेटर्स या साबिका MNAs, MPAs, सेनेटर्स, हम इतने इज्तिमा करते थे, दिन में 4-4 इज्तिमा होते थे जब हम अपोजिशन में भी थे। और उसके अलावा जब हम गवर्नमेंट में थे तो अपोजिशन पार्टीज़ इज्तिमा करती थी इस तरह के। ये तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पॉलिसी में तो तब्दीली कोई नज़र नहीं आ रही। और इसमें इनिशिएटिव तो ज़ाहिर है रियासती और रियासत के इदारों की तरफ से आना ज़रूरी है। मैं इस बात की अगेन नफ़ी या तायीद नहीं कर रहा कि इस वक्त कोई ऐसी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन उसको
होने मतलब अगर हो तो उसको वेलकम किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो असल ये आप अगर जाके देखें असेंबली में मेरा आखिरी तजर्बा जो हुआ था वो सदारती इंतखाब में हुआ था, वही तो बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा था इन सारे लीडर्स के, पीडीएम के, प्राइम मिनिस्टर हैं या नवाज शरीफ हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा था ये तो सहमे हुए हैं यार, इनको पता है कि इनका मैंडेट ही नहीं है और पीछे से कोई और जो है वो सिस्टम जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो जो असल लोग हैं जिनसे बात करनी चाहिए उसी पे खान साहब ने भी जोर दिया है। और ऐसी मुझे इस वक्त कोई आसार नज़र तो आ नहीं रहे, लेकिन अगर हो तो आई थिंक उससे पाकिस्तान और उसके अवाम के लिए बेहतरी आएगी। बिकॉज आप देखें ईद आ रही है और महंगाई 30% पे है। जब आज 2 साल होने को हैं, कल हो जाएंगे 9 अप्रैल को, ये जो इमरान खान हुकूमत को हमारी गवर्नमेंट को बरतरफ किया गया था अदम एतमाद की तहरीक से। और आप क्या बहाना था जी कि जी उस वक्त महंगाई बहुत थी, 12% महंगाई थी, ये महंगाई 48% पर जा चुकी है, इस वक्त भी 30% पर है। ईद का टाइम आ रहा है और लोग शॉपिंग करने नहीं आ रहे, ये हाल है। लोग 2-2 मील्स पेरेंट्स खा रहे हैं ताकि बच्चों को 3 जो है मील्स मिल जाएं दिन की। ये इन्होंने तबाही और बर्बादी की है। इसका एहसास होना चाहिए उन तमाम इदारों को, उन अफराद को जिन्होंने वो कार्रवाई की। वो कार्रवाई ना की होती तो आज पाकिस्तान कहीं और खड़ा होता। पाकिस्तान के लोग और उनकी हालात, माशी समाजी हालात, उनकी जो साइकोलॉजिकल हालात हैं, नौजवान जो हैं खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ऐसी बिलाल साहब से भी एक सवाल इस पे कर लें। ये देख लें, ये है सारा। अच्छा बिलाल साहब, इन्होंने अभी वली साहब ने कहा कि ये खौफ व हरास के अंदर ये खुद नज़र आ रहे थे पार्लियामान के अंदर शरीफ प्रधान हुकूमत लेने के बावजूद। अभी राना सनाउल्लाह साहब के 2 इंटरव्यू आए। एक के अंदर उन्होंने आई डोंट नो कि ये वजारत दाखिला की उनका कोई पर्सनल ईगो का इशू है या कुछ और इशू है। एक के अंदर उन्होंने कहा कि वो वजारत दाखिला पे ही रुक गए हैं तो उनकी बड़ी मेहरबानी है, वो वज़ीर-ए-आज़म भी बनना चाहते तो हम क्या कर लेते। दूसरे के अंदर उन्होंने कहा कि हम उनसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को आंखें ना दिखाएं। तो ये कोई टारगेटेड है मोहसिन के लिए या मैसेज किसी और के लिए है? क्योंकि आम तासुर यही है कि मोहसिन नुमाइंदगी किसी और की करते हैं। तो आप लोगों की इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या है? राना सनाउल्लाह के बयान बिल्कुल नीजक तो नहीं थे ना, कोई सोची समझी सियासत के तहत ही आप लोग दे रहे हैं? जी देखिए, मैं सच्ची बात है जी, अब राना सनाउल्लाह साहब हमारे पार्टी के सीनियर मेंबर हैं और मेरे लिए भी बहुत आपकी पंजाब वाली जो शाख है उसके वो सदर, पंजाब के सदर हैं जी, और मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। मगर ये जो कमेंट है ऑनेस्टली जी, मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, राना सनाउल्लाह साहब खुद ये बात बता सकते हैं। मगर मैं आपको इतनी बात बता सकता हूँ जो मेरे इल्म में, कि जो आज कैबिनेट अपॉइंटेड है जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी शामिल हैं, जिसमें दीगर और मेंबरान शामिल हैं, ये शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की अपॉइंटेड कैबिनेट है। ये आप कहेंगे तो यही नहीं, और ये हकीकत भी यही है जी। देखिए लेकिन औरंगजेब साहब के ऊपर भी आपकी पार्टी की तरफ से जो सियासत हुई, पहले डार साहब को डाला कैबिनेट कमेटी और प्राइवेटाइजेशन में, फिर उनको ईसीसी में डाला, फिर उधर से निकाला, फिर उधर से निकाला। तो ये आप लोग कुछ खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं अपना बंदा फिट हो जाए, नहीं फिट हो सका। देयर आर इश्यूज। नहीं देखिए आई थिंक देयर आर इश्यूज। नहीं ईसीसी के अंदर आपको पता, पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद फैसला किया था चेयर करने का, फिर उसके बाद आई थिंक उन्होंने देखते हुए डिवीजन ऑफ वर्क को फाइनेंस मिनिस्टर को दे दिया। दोनों चीज़ें पहले हुई हैं इन द पास्ट। प्राइम मिनिस्टर्स हैव चेयर्ड इट देमसेल्व्स, फाइनेंस मिनिस्टर ज़्यादातर यहाँ पे चेयर करते हैं ईसीसी। बाकी आप कैमरे पे मानेंगे नहीं, लेकिन रियलिटी यही है, जो चीज़ें राना सनाउल्लाह के बयान से भी नजर आ रही हैं और ये ईसीसी की और प्राइवेटाइजेशन वाली कमेटी के अंदर जो चेंज आई उसके अंदर भी इशू थे। नहीं देखिए, दीगर कमेटीज जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने, अगर आप देखें तो दीगर मिनिस्टर्स के अंदर तकसीम किए हैं ताकि टू डिवाइड द वर्क। एहसन इकबाल साहब कैबिनेट कमेटी ऑन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट्स है, वो ख्वाजा आसिफ साहब का। आपका दावा यह है कि ये सारे शहबाज शरीफ के लगाए हुए वजीर हैं? जी मैं बिल्कुल जी, ये प्राइम और शहबाज शरीफ साहब ने विद द अप्रूवल एंड गाइडेंस ऑफ नवाज शरीफ साहब, ये उनके फैसले। देखिए हो सकता है, मुझे आपसे वैसे 100% इख्तलाफ है। पीटीआई के दौर में भी सारे वजीर इमरान की मर्जी के नहीं थे लगाए हुए, आपकी हुकूमत में भी सारे वजीर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के नहीं लगाए हुए। टीम शहबाज, क्योंकि मैं जितना जी जो मेरे नॉलेज में वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मीटिंग्स मैं अटेंड करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब की ही कैबिनेट है। और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने यकीनन फाइनल अप्रूवल नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस के साथ ही हुआ है जी। और तीसरी बात यह है कि ऐन मुमकिन है कि उन्होंने इनपुट ली होगी और वो लेते हैं, और जहाँ से उनको दीगर अपने के पार्टी के अगर आप बात कह रहे हैं तो थोड़ा सा वो 9 मई के ऊपर कह रहे हैं ईद पास आ रही है, गुडविल जेस्चर दिखाइए, तो कुछ उनकी खवातीन और कुछ नौजवानों को देखिए, ये तो मामला जिनके ऊपर बराह रास्त चार्ज नहीं। ये देखिए, ये तो मामला पीटीआई और कोर्ट्स के दरमियान है। तो देखिए, मैं बिल्कुल इस बात की तायीद करता हूँ कि जहाँ पे भी कोई बेगुनाह अगर जेल में है तो जल्द अज जल्द रिहा होना चाहिए।
और जो गुनाह जो भी जुर्म का मुर्तकब है उसके साथ किसी किस्म की कोई लचक नहीं दिखानी चाहिए। वलीद इकबाल साहब, क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये पहला स्टेप नहीं हो सकता? आप लोग इंगेज करें, प्रोडक्टिवली इंगेज करें और कुछ लोगों की रिहाई के ऊपर बात करें, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन एंड फ्यू अदर्स, उनके ऊपर मेरे ख्याल में बात की जा सकती है। जिसने बराह रास्त कुछ बम फेंका और पेट्रोल बम गिराया उसको ना छोड़ा जाए, उसको सजा से गुजारा जाए। मेरा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ है, और ये मैं आई थिंक 14 मई था या ऐसे कोई तारीख़ थी जब मैं वसीम बदामी साहब के शो में मैंने यही बात की। प्रॉब्लम है ग़ालिबन पहले उन अफराद में से था PTI की तरफ से जिन्होंने तशद्दुद की मज़म्मत की थी पब्लिकली, और मैंने ये कहा था कि तफरीक 2-3 बातें की थी। नंबर 1 ये कि ये पार्टी का कोई पॉलिसी या वो फेल नहीं था, लोगों का इनफरादी फेल था। जो वायलेंस हुआ, लूट मार हुई, जलाओ घेराव हुआ, पुरअमन एहतजाज हमारी हमेशा पॉलिसी रही। दूसरा, तफरीक होनी चाहिए उन लोगों में जिन्होंने वायलेंस किया या तशद्दुद या जलाने में या आर्सन में या लूट मार में थे, और जो पुरअमन थे और कोई ना उन्होंने एक दीवार फलांगी ना किसी जगह के अंदर गए, बाहर अगर एहतजाज कर रहे थे पुरअमन, ये तफरीक होनी चाहिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और उसके अलावा ये कि अगर आपने आज कहा है ये कि 20 लोग आज रिहा हो गए हैं, तो ये खुश आइंद बात है, क्योंकि ये तवक्को थी कि ईद से पहले इस तरह का कुछ होगा। और अगर इस सम्त में जो है ये सिलसिला जो है वो चलता रहा तो दैट वुड बी, मैं तो समझता हूँ कि उसको हम वेलकम करेंगे। हालिया 20 लोगों की रिहाई भी एक वेलकम स्टेप है। जी, ये हालिया मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना जी, मैं अभी जो 2-3 दिन पहले, और ये हमारे लीडर्स जाके बेलें कराते हैं हर वक्त जी। एक केस की बेल होती है, दूसरे केस में वो हो जाते हैं। हमारे ये वैसे भी जब से ये सो कॉल्ड गवर्नमेंट आई है 8 फरवरी के बाद, हमने एक जो है मौके पे ये वाज़े मुतालबा भी किया था कि बातचीत करनी है, तो 3 हमने वो ही हमारी शराइत थी कि एक 10 हलकों का ऑडिट हो जाए, दूसरा कि सियासी कैदियों की रिहाई हो, ये जो आप टॉपिक जिस पे आप बात अभी शुरू किया आपने, और तीसरा ये कि हमारे पुरअमन मुजाहरों पे क्रैकडाउन ना करें। तो इस वक्त तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, इनमें से कोई किसी के आसार अभी तक कुछ आप ये जो आप 20 लोगों की रिहाई है इससे कुछ लग रहा है, लेकिन ये 10 हलकों का ऑडिट, फिर पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई जिन्हों ख़ास तौर पे जिनके आपने नाम लिए, और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वो पुरअमन एहतजाज में, बल्कि डॉक्टर यास्मीन राशिद तो लोगों को रोक रही थी कि आप अंदर ना जाएं, ये फुटेज उनकी आई हुई है। तो वो तो उस तरह ही चल रहा है। और हमारी कुछ लीडर्स जो हैं या हमारी कोई एक्टिविस्ट को बेल हुई, बिल आखिर उनको उठा के मियाँवाली के किसी केस में डाल दिया, पहले एक केस फिर दूसरा केस, और ये भी अभी हाल ही की बात है। तो ये कोई अभी तक तो कोई वाज़ेह पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। और ये 3 मुतालबे जो हैं हमारे, अभी भी मैं समझता हूँ हमने तो विड्रॉ नहीं किए, और अभी मैंने पुरअमन मुजाहिरों के ब्रेक करीब आ गई मेरे पास। हाँ, पुरअमन मुजाहिरों पे क्रैकडाउन की बात भी। बिलाल अजहर कियानी साहब, आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। अभी ब्रेक लेंगे, इसी पे शायद खाकान अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, और खाकान अब्बासी साहब क्या कोई नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं और कब बनाएंगे उसके ऊपर उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन में आज आप गए तो दोबारा खबरें चलना शुरू हो गई कि आप नई सियासी जमात का जल्द ऐलान करेंगे, क्या उसके ऊपर अपडेट है? इलेक्शन कमीशन में क्या बात हुई? नहीं, देखिए, एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव तो एक काम तो हो रहा है। सियासी जमात, मैंने पहले भी कहा था, बननी स्पेस भी है, बननी भी चाहिए, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मैं आज इलेक्शन कमीशन गया था उनसे तबादला ख्याल करने कि प्रोसीजरल इशूज़ क्या हैं, कैसे उनको हल किया जा सकता है, उनकी क्या सोच है। तो ये एक इंटरेक्शन था। क्या तरीकाकार के ऊपर बात होगी? तो कब तक इसको लॉन्च करेंगे? जी, ये हमारा ख्याल है कि अगले तकरीबन 6 से 8 हफ्ते में इंशाल्लाह 6 से 8 हफ्ते में नई सियासी जमात का ऐलान करेंगे। और उसमें शायद खाकान अब्बासी के अलावा कौन कौन से हमें कोई? नहीं, मेरी जमात नहीं, बहुत से लोग हैं इसके अंदर। कौन कौन से? वो तो आपके नाम सामने आ जाएंगे। बहरहाल जो कोर नाम तो बोले ना, जो कोर इशू हैं वो मसवा खोकर साहब हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, लश्करी रसानी साहब से भी बात हुई है, ख्वाजा होती साहब हैं। इस तरह के 2 दोस्त हैं जो क्रेडिबल इंटेग्रिटी वाले लोग हैं। तो इसका मतलब है मई के आखिर तक हम तवक्को रखें कि आपकी जमात मैदान में होगी? जी, इंशाल्लाह। और नाम के कोई पार्टी के नाम के ऊपर भी कोई सोच? नाम पे कुछ नाम तजवीज़ हम किए गए हैं, उन पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आप भी कोई अगर बेहतर नाम तजवीज़, 170 जमातें अक्सर नाम लिए जा चुके हैं। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है मेरे ख्याल है कोई 11 के करीब है। तो आपने ये भी सोचा है कि कोई मुस्लिम लीग का ही कोई नया चैप्टर, जैसे नवाज शरीफ ने नून लगाया हुआ है, आप भी कुछ ऐसा सोचा? नहीं, ये कंसिडर हुआ था, लेकिन हमने कहा नहीं, थोड़ी उसमें
जिद्दत होनी चाहिए ना। या जनरल मुशर्रफ साहब ने एक वो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाई थी, उस तरह का भी आइडिया जी अवामी मुस्लिम लीग भी है जी। अवामी मुस्लिम लीग तो शेख साहब के पास जी जी काफ़ी है। अभी तक क़य्यूम साहब की वाली भी मौजूद है। वो भी मौजूद है जी। या पाक सरजमीन पार्टी एक कराची में बनी थी, वैसा कुछ नाम ले नहीं ऐसी बहुत, मैंने कहा 170 जमातें मौजूद हैं। आपका नाम क्या है वो नहीं अभी आप बताएंगे, वारते हैं ना मेरे नाम बताऊंगा, मैं तो बताएंगे तो मैं तो टीवी पे चलाऊं, मैं तो जर्नलिस्ट, मेरा काम तो खबर रिपोर्ट करना है ना जी। नहीं आपका, मेरे से आपने मशवरा किया तो खबर चल जाएगी टीवी पे। तो सर मौजूदा निज़ाम के ऊपर आपकी क्या राय है, ये निज़ाम कब तक चलेगा ऐसे? नहीं मौजूदा निज़ाम एक दिन भी ना चला है ना चल सकता है, ये बात चला है ना चल सकता है, बिल्कुल ये वक्त ज़ाया करेंगे मुल्क का, क्योंकि सलाहियत का इशू भी है। ये वही आपके ख्याल में शहबाज शरीफ जो है इज़ नॉट ए कैपेबल पर्सन? आप बता दें। मेरी तो उनके मुतालिक राय यही है, आपका भी बोल। मुझे तो आपकी राय का पता है, वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ। आप अपनी राय बता दें आज। नहीं मैं अपनी राय नहीं, मेरे वो दोस्त भी हैं, मेरे साथी भी रहे हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। वो जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है, 16 महीने की परफॉर्मेंस आपके सामने है। मैं तो उसी बुनियाद पर अपनी राय का इज़हार कर सकता हूँ। वो परफॉर्मेंस वो नहीं थी जो होनी चाहिए, मुल्क के मुफाद, उसका मुल्क से मुफाद उसका सर्व नहीं हुआ। तो अगर वही परफॉर्मेंस लेकर आप चलेंगे, वही सोच रखेंगे, वही आपकी काबीना होगी, वही मामलात होंगे, तो फिर मामला नहीं चलेगा। तो इसलिए आज 2 महीने से ज़्यादा हो गए, क्या आपको हुकूमत नज़र आती चलती हुई? आज पूरे 2 महीने हो गए इलेक्शन को। सर एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट से आप किसी जादू की तवक्को क्यों रखते हैं? पहले तो ये वो हुकूमत है जिसको हुकूमत में होना नहीं चाहिए था, ये पार्टी अक्सरियत में नहीं थी, तो आप इससे तवक्को रखेंगे डिलीवर कर देगी, पाकिस्तान के मसाइल का हल करेगी, तो खाम खाली होगी। सबसे बड़ा फैक्टर वो भी है कि आपका मैंडेट जो है उस पर शक और शुबे का इज़हार कर दिया गया है। तो फिर वो अक्सरियती जमात तो नहीं है ना, कम से कम 100 नशिस्तें ही होती तो कहते हैं हमारी 100 नशिस्तें जीते। देखिए अक्सरियती या अकलियती की बात नहीं होती। अगर आप काम करना चाहें तो अकलियती जमात भी काम कर लेती है। आपके 90% काम वो होते हैं जिसका कोई ताल्लुक अक्सरियत से नहीं होता। वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं, वो मार्केट के इशूज़ हैं, वो आपने फैसले करने हैं, टेक्निकल इशूज़ हैं। आप उनको अगर समझेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, फैसले नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे होगा? अभी तो सबसे बड़ा पहाड़ जितना बड़ा इशू ये है कि आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की रिक्वायरमेंट है आपको IMF से डील करनी है। अभी आप सऊदी अरब गए हुए हैं, उनसे दोबारा $5 अरब की बात की है कि वो जो इन्वेस्टमेंट के आपने वादे किए हुए हैं रेकोडेक में डाल दें, ग्वादर में वो रिफाइनरी वाला है उसको आगे चलाएं ताकि हमें डॉलर मिलने शुरू हो जाए। तो आपको हुकूमत को तो कायम रखना है, कोई नई अफरा तफरी अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़ी खाम ख्याली है। इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होती हैं। तो आपके मुल्क में पैसा नहीं आता कि आपकी जेब में डाल देते हैं जी आप खर्च करना शुरू कर दें। वो उस प्रोजेक्ट की डिमांड जब आती हैं उसके हिसाब से वो पैसा रिलीज़ होता है। आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत कामयाब हो जाएगी? 25 से 30 अरब डॉलर सालाना रिक्वायरमेंट है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। जी मैं कह रहा हूँ बहुत मुश्किल है, इसलिए जी नामुमकिन समझ लें। देखिए ना वो सलाहियत नज़र नहीं आती ना। नामुमकिन आप कहेंगे तो फिर तो चांसेस कम हो जाते हैं। मैं आपके सामने रख देता हूँ, पाकिस्तान को भी तो आगे चलाना। अगर मैंडेट भी थी तो फिर उसके लिए आपको अपने मामलात को बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको मैंडेट का एहतराम करें। नहीं अगर चले आपने जो भी हो गया, अब सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। ये तफरीक जो है, ये इंतशार जो सियासी इंतशार है, ये नहीं चलेगा। फिर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जिस मुल्क में जज इंसाफ मांग रहे हों, जिस मुल्क के हाई कोर्ट का जज ओपनली 1 नहीं 6 ये लिख कर कहें कि मुझे अपने फ़र्ज़ मनसब की अदायगी से रोका जा रहा है, और उसके बाद एंथ्रैक्स वाले खाता आ जाए जी एंथ्रैक्स सर वो तो पता नहीं एंथ्रैक्स है कि जो भी है पाउडर तो डाल के भेज वो दिया। तो तमाशा है ना। जो बाहर से इन्वेस्टर है वो कहता है जिस मुल्क में हाई कोर्ट का जज इंसाफ मांग रहा है, हिदायत मांग रहा है कि मैं इंसाफ करूं या ना करूं, तो मेरा वहाँ क्या बनेगा? ये सब चीज़ें जुड़ी होती हैं आपस में। इन्वेस्टमेंट जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ना हो, जहाँ पर अदालतें काम ना कर सकें, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आती। क्या इमरान से इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत होनी चाहिए? सर वो इस्टेब्लिशमेंट जाने और वो जाने, बातचीत सबसे होनी चाहिए। एक इमरान खान PTI एक हकीकत है, उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं सिलेक्शन के अंदर, बावजूद इसके जो सब कुछ हुआ। अब इमरान खान साहब की ज़िम्मेदारी है कि अपने आप को सियासी धारे के अंदर लाएं। ये जो गाली गलोच की सियासत उन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर भी रखी, उसके बाद 16 महीने जब वो अदम एतमाद से हटाए गए, फिर भी वही सियासत रखी, एक कन्फ्रंटेशन की सियासत, एक तबाही की सियासत। अगर वो उस वक्त असम्बली में आकर अपोजिशन में बैठते, जो कि उनका हक भी था और ज़िम्मेदारी भी थी, तो आज मुल्क के हालात फ़र्क होते, उनके हालात भी फ़र्क होते। आज भी अगर अपोजिशन करें मुल्क के अंदर, क्या उनको
छोड़ा जा सकता है, क्योंकि उनके ऊपर बाज़ केसेस हैं जिसका जजों ने भी हवाला दिया है, ये साइफर वाला है, ये तोशा खाना वाला है, ये फजूल से केसेस हैं, ये स्टे नहीं कर सकते सीनियर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में उठ जाएंगे। बात ये है कि छोड़ा जाना चाहिए इमरान को या नहीं छोड़ा जाना चाहिए? देखिए, मैंने तो अंदर नहीं किया कि मैं छोड़ूंगा। बात यह है कि आपकी जुडिशरी ने फैसला किया ना, मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। जब आप इंसाफ के निज़ाम में मुदाखलत करेंगे, जब आप जैली फैसले दिलवाएंगे, मियाँ नवाज शरीफ का केस आपके सामने है, बाहर का जो इन्वेस्टर वो देखता है यार इनके वज़ीर आज़म के साथ क्या हो रहा है, मुझे तो छोड़े मेरी क्या हकीकत है, वो कहता है वज़ीर आज़म के साथ ये हरकतें हो रही हैं, तो फिर वो मामला चलता नहीं है। आप देख लें, जब तारीख है हमारी कि जिस सियासी लीडर पर केस बना है, क्या वो आखिरकार एक्विटल में नहीं बदला? ये केस जिस तरीके से सज़ा देते हैं, वो जज अरशद ने भी जैसे सज़ा दी थी वो भी पता है, अभी भी वो जो जज साहब ने सज़ा दी है तोशा खाने वाले ने, उसी रहा था कैसे जी, मियाँ साहब को जो एक सज़ा दी गई है उसी जज ने इमरान खान साहब को भी सज़ा दी है। आपको भी उसने बुलाया था? नहीं, मेरे तो वो हमारे जज रहे हैं ना, वो जरदारी साहब के जज भी रहे हैं, यूसुफ गिलानी साहब के जज, राजा साहब के भी, सारे वज़ीर-ए-आज़म उनके सामने पेश होते हैं। जज बशीर साहब कमाल के हैं, जो उनको तो हाईएस्ट अवार्ड मिलना चाहिए कोई, उनके सामने कोई 5 वज़ीर-ए-आज़म पेश हुए। वैसे मैं अदालत में बैठा हूँ, वो उनको कानून आता है, काबिल जज है, बाकी फैसले वो जो भी करे। अब फिर तो सजा सही दी होगी उन्होंने, रिटायर हो गए, फिर तो सजाएं सही दी होंगी अगर काबिल। नहीं, वो काबिलियत अब जगह पर है। बहरहाल वो कोर्ट को मैनेज जिस तरह करते हैं, जो बात आप एक बड़ी आप पते की बात किया करते हैं कि ये पाकिस्तान का मसला हल करने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जस्टिस नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान एक मेज़ पे बैठे और फैसले करके निकले। मेरे ख्याल में अभी भी हल अभी भी वही है कि ये 5 लोग बैठे और फैसला करके निकले। आपको रिफॉर्म चाहिए। इनको बिठाएगा कौन? सर बिठाएगा कौन? इनकी अपनी ज़मीर बिठाएगा, उनकी अपनी सोच बिठाएगी। हुब्बुल वतनी के दावे हम सबके हैं। मेडल हमने 365 बांटे हैं इस दफ़ा, डेली एक मेडल बांटा है मुल्क में। हालांकि मुझसे आप पूछें, पाकिस्तान में कोई शख्स मेडल का अहल नहीं है, हकदार नहीं है। जहाँ पर हमारा मुल्क पहुँच गया है, यहाँ तो मेडल वापस लेने चाहिए सबसे। हम मेडल बांट रहे हैं। तजवीज़ पेश करें ना। नहीं, मैं तजवीज़, देखें आपने दे दिए, आपको मुबारक हो। और जब आप इस तरह मेडल बांटते हैं, उनकी हैसियत कोई नहीं रहती। मैं इसके बाद आपको सुना दूंगा ज़िया-उल-हक साहब के ज़माने में। ये बहुत से लोगों ने इस पे सवाल किया, जो इस दफ़ा आप लोगों ने मेडल बांटे हैं, तो उसके ऊपर सवाल बहुत से लोगों ने किया। अब उन लोगों को मुबारक हो जिनको। नहीं, मैं आपको बताऊँगा, ज़िया-उल-हक साहब में एक साइंटिस्ट को एक अवार्ड दिया गया था, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। उसकी वजूहत मैं आपको प्रोग्राम के बाद बता दूंगा। वे फॉरवर्ड बताएं, ये लोग बैठेंगे कैसे? पाकिस्तान के मसलों का हल एक ही है कि आपस में बात करें ताकि रास्ता मिले आगे बढ़ने का। सर पहले ये समझें कि सियासी इंतशार होगा तो मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। मुआशी इस्तेकाम नहीं होगा, मुल्क नहीं चलेगा, हुकूमतें नहीं चलेंगी, अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। आपको पूरे निज़ाम को बदलना है। आपका निज़ाम ये मफलूज नहीं, ये ख़त्म हो गया है। ये कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। जो हुकूमत का निज़ाम है, जो आज सोच है, ये डिलीवर नहीं कर सकती। आपका जुडिशल इंडिपेंडेंस आपको चाहिए, जुडिशरी का रिफॉर्म चाहिए। पार्लियामान को देख लें, आज 3रा साल है पार्लियामान मफलूज है, सवाए गाली गलोच के वहाँ पार्लियामान में कुछ नहीं होता। और उसका असर ये होता है कि पिछले जो असेंबली थी उसके आखिरी 2 दिन में 65 यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में बन गई। जिसको आपने कहा था कि पैसे लेके यूनिवर्सिटी, पैसे लेके लगाएंगे। कितने पैसे लेके? हमने तो बड़ी बड़ी रकम सुनी है, 2-2, 5-5, 10-10 करोड़ तक बात सुनी है यूनिवर्सिटी का बिल पास कराने के लिए। 2 से 10 करोड़ जी, पैसा उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे वो कि क्या करेंगे? मुझे बताएं ना कि एक प्रोसेस, या तो इस काम से निकल जाए। पार्लियामान का कोई काम नहीं यूनिवर्सिटी बनाना, ये HEC का काम है। वो अपने क्राइटेरिया रखें, उस क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट करें। जो HEC का क्राइटेरिया है, आपको कम से कम 4-6 अरब की ज़मीन चाहिए, 4-6 अरब की बिल्डिंग चाहिए, फिर जाकर आप यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यूनिवर्सिटी में बिल्डिंगें और ज़मीन का नाम नहीं होता। सर लास्ट 30 सेकंड्स हैं क्लोजिंग रिमार्क्स में। निज़ाम कितनी देर आगे चलेगा वो आप खुद ही किया करेंगे, मुझे ज़रूरत नहीं है सियासी जमात बना के आपने यही काम करना है। निज़ाम चलना, अगर आप वक्त को कहते हैं तो वक्त 5 साल भी गुजर सकते हैं, लेकिन निज़ाम चलना अगर आप मुल्क की बेहतरी को कहते हैं, फंक्शनल स्टेट जो मुल्क के मसाइल हल कर रही हो, तो वो सिफर है, वो हर दिन भारी है मुल्क के ऊपर। शाइस्ता खान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।